नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात होगी बिहार की, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से एक्टिव हो चुके हैं। शनिवार को एनडीए के घटक दलों की पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली इस मीटिंग में एनडीए के सहयोगी दलों के नेता शामिल रहे। वैसे तो बिहार में मुख्य मुकाबला इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच ही है, लेकिन तीसरा मोर्चा भी खुलकर सामने आ चुका है। इसमें वो दल शामिल हैं जिनका अपना कोई खास जनाधार नहीं है, लेकिन वोट कटवा की भूमिका ये जरूर निभाते हैं। इसमें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है और पुलिस अधिकारी से नेता बने शिवदीप लांडे की हिंद सेना भी शामिल है। सवाल यही, क्या इस बार वोट कटवा बिहार विधानसभा चुनावों में कोई खेला करेंगे? तो किसके साथ होगा यह खेला, रिपोर्ट देखिए। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इतना बड़ा रैली की इज्जत तो उनका अपने कबाड़ा हो गया है, दूसरा का कहां से इज्जत उछालेंगे? इसका रैली फ्लॉप होता है, वो हमेशा यही कहता है। गठबंधन को तो मजबूती से लेके चलना ही है और गठबंधन में जो लक्ष्य निर्धारित है 2025 और 225 उसको तो प्राप्त करना ही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दल एक्टिव हो गए। अपना अपना जनाधार बढ़ाने के लिए दांव पेच चले जा रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अभी से होड़ लगी। इस बार बिहार में 2 नहीं बल्कि चुनाव के लिए 3 सियासी मोर्चे तैयार हैं। एक तरफ एनडीए में शामिल राजनीतिक दल हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक चुनावी रण के लिए तैयार है। जबकि तीसरे मोर्चे पर ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी भूमिका वोट कटवा की रहने वाली है। वैसे मुकाबला तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी भी इस बार चुनावी शंखनाद को तैयार है। प्रशांत किशोर सूबे में बड़े सियासी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन प्रशांत के सारे दावों के पोल शुक्रवार को खुल गए। अनुमान था, जो हम लोग की व्यवस्था थी और जो प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा थी, उन्होंने नहीं किया। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आने ही नहीं दिया गया, पुल के पहले ही रोक दिया गया और पूरे दिन हम लोग इस प्रयास में रहे कि लोगों को आने दिया जाए। प्रशासन से बाकायदा सारे परमिशन लिए गए। इसके बावजूद करीब 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं और आप लोगों के सामने जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसलिए मैंने रैली में जाकर अपने समर्थकों से, जनस्वराज परिवार के साथियों से माफ़ी मांगी। और जनस्वराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पार्टी की पहली रैली की। नाम दिया बिहार बदलाव रैली। दावा था कि 5 लाख से ज्यादा लोग रैली का हिस्सा होंगे, इसलिए पटना में रैली का आयोजन किया गया। लेकिन रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही। 5 लाख की भीड़ तो दूर की बात है, 15,000 लोग भी नहीं आए। तस्वीरों में देखिए, बमुश्किल 15,000 लोगों की भीड़ भी नहीं है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। जबकि प्रशांत किशोर का दावा था कि 5 लाख लोगों का जुटान होगा, इसलिए बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई, लेकिन लोग पहुंचे ही नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर शॉर्ट भाषण देकर निकल गए। अब दूसरी तरफ शिवदीप लांडे जी हैं। इन्होंने अभी हाल के दिनों में अपना नया राजनीतिक दल बनाया, नाम दिया है हिंद सेना, जिसका बिहार की राजनीति में कोई जनाधार नहीं है। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हुई तो एनडीए के घटक दल के नेताओं ने चुटकी ली। रैली में जुटी भीड़ से इतना तो साफ हो गया कि जनस्वराज की बिहार बदलाव रैली को जनता ने नकार दिया। प्रशांत किशोर जी के शब्दों को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन अंतिम संस्कार तो उनकी पार्टी का बिहार की जनता ने कर दिया। करोड़ों रुपए फूकने के बाद और महंगी सजावट, लोगों को लाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद भी कुछ 100 लोग गांधी मैदान में पहुंचे। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? जिस तरीके से आज रैली में कुर्सियां खाली रह गई और जिस भीड़ की उम्मीद उनको थी, वो भीड़ वहां पे नहीं पहुंची और दोपहर से ही घंटों तक लोग प्रशांत जी का इंतजार ही करते रह गए। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इस रैली से एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है,
पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। प्रशांत किशोर एक दशक से ज्यादा समय से राजनीतिक दलों से जुड़े रहे। उन्हें राजनीतिक दलों का बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन जब बात बिहार में जन समर्थन जुटाने की आई तो प्रशांत किशोर फेल हो गए। उनकी फ्लॉप रैली ने इशारा दे दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। हाँ, इतना इशारा तो मिलता है कि वोट कटवा जरूर साबित हो सकती है। जनसुराज और हिंद सेना के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार वोट कटवा की भूमिका निभा सकती है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि इस बार सारे समीकरण बदल गए हैं और इसमें बड़ी भूमिका वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों का विरोध है, जो इस बार बाजी पलट सकता है। ये तो बात हुई प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की, जिसकी जमीनी हकीकत शुक्रवार की रैली में दिख गई। इससे इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को राहत मिली, क्योंकि प्रशांत दोनों ही गठबंधन के दलों पर हमलावर है और तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते हैं। अब बात पुलिस अधिकारी से राजनेता बने शिवदीप लांडे, जिन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका बिहार में कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में सियासी पिच पर वो क्या कमाल दिखा पाएंगे, समझना मुश्किल नहीं। बिहार की 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी करने वाले शिवदीप लांडे भी वोट कटवा से ज्यादा साबित नहीं हो सकेंगे। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं भाई। मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ है, इसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन आपको ये वादा कर रहा हूं, आपको इन्होंने हमसे मिलने नहीं दिया। इन्होंने कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इतना बड़ा रैली की इज्जत तो उनका अपने कबाड़ा हो गया, दूसरा का कहां से इज्जत उठा लेंगे। इसका रैली फ्लॉप होता है, वो हमेशा यही कहता है। देख लीजिए ना इतिहास बिहार का उठा करके। कोई आदमी है, हम लोग कहे थे रैली करने, ये क्या रैली होगा? हमको क्या, हमको थर्मामीटर लेके थोड़ी बैठे हुए हैं। प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, कुर्सी खाली था। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल मैनेजर हैं। There is a difference between a political manager and a political leader. He is not a political leader, he is a political manager. वक्फ संशोधन बिल को लेकर तेजस्वी यादव खुलकर विरोध में आए थे। तेजस्वी और लालू यादव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आमंत्रण पर प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे और ऐलान किया था कि बिल के विरोध में खड़े हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि आरजेडी इस बार के चुनाव में एक तरफा वोट हासिल कर सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू से मुस्लिमों की नाराजगी सामने आ चुकी है। आधा दर्जन नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में एआईएमआईएम बिहार में चुनावी हुंकार तो भरेगी, लेकिन वो भी वोट कटवा से ज्यादा साबित नहीं होती दिखाई देगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल है कि एआईएमआईएम, जनसुराज और हिंद सेना को वोट कटवा पार्टी क्यों कहा जा रहा है? इसे बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजों से समझा जा सकता है। नवंबर 2024 में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 2 सीटों पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बाजी पलट दी थी। जनसुराज पार्टी चुनाव भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन हार जीत में बड़ी भूमिका इसने निभाई। और वो वोट कटवा साबित हुई कैसे? आंकड़ों के जरिए इन दोनों सीटों की हार जीत बताते हैं आपको। रामगढ़ विधानसभा सीट, जीत का अंतर था 1362 वोटों का और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को यहां से मिले थे 6513 वोट। दूसरी सीट इमामगंज विधानसभा की थी, जीत का अंतर था 5945 वोट और जनसुराज पार्टी को यहां पर उसके उम्मीदवार को 37103 वोट मिले, 31000 से भी ज्यादा। 2005 में बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर का यह दावा है कि जनसुराज पार्टी निर्णायक भूमिका में आने वाली है। प्रशांत किशोर बिहार में जनसुराज पार्टी के लिए बड़ा मौका देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जनसुराज की तरह ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी वोट कटवा ही साबित रही है। ठीक 5 साल पहले ओवैसी की पार्टी बिहार में सियासी खेल बिगाड़ चुकी है और इस बार भी वो गेम चेंजर की भूमिका में आते हुए दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एआईएमआईएम ने अपने प्रदर्शन से राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया था। आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए ओवैसी ने कैसे 2020 में खेल बिगाड़ा था महागठबंधन का। एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी की पार्टी ने ज्यादातर उम्मीदवार जो थे वो सीमांचल क्षेत्र से आते थे, जहां पर मुस्लिम वोटर की भूमिका ज्यादा रहती है, जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव मजबूत है। और
5 विधायक उनके चुनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे थे। यह अलग बात है, बाद में पार्टी बदल ली। अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बैसी और बहादुरगंज में एआईएमआईएम की जीत हुई थी। सीमांचल में एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोट बटे थे, यह देखा जा चुका है पहले, और परंपरागत रूप से आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में अमूमन मुस्लिम वोट जाते हैं। और जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार जीते, उनमें से 4 2015 में महागठबंधन ने जीती थी। यह महागठबंधन का सीधे तौर पर नुकसान था। एआईएमआईएम की जीत ने महागठबंधन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था 20 में। अब 25 में क्या करेंगे, इसको लेकर जरूर एक सवाल और संकट है। एआईएमआईएम की जीत और वोटों के बंटवारे से एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ। हालांकि एनडीए इन 5 सीटों पर सीधे जीत नहीं पाया, लेकिन महागठबंधन की कमजोरी ने एनडीए को 125 सीटों के साथ बहुमत हासिल करने में मदद की। अगर ये वोट महागठबंधन के पक्ष में एकजुट रहते तो नतीजे बदल सकते थे। वोट कटवा दलों का फायदा इस बार किससे मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए के घटक दल अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, और यही वजह रही कि शनिवार को एनडीए ने चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक की है। उसी को लेकर रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में अभी भले ही समय बाकी, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी उद्देश्य के साथ शनिवार को पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में एनडीए की बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों से लेकर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मधुबनी दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई। आज हुई एनडीए की बैठक में मुख्य रूप से 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इसमें एनडीए के तमाम नेताओं के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मधुबनी में संवाद करेंगे। इसमें सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी पंचायत प्रतिनिधि जुड़ेंगे। इस बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर दोहराया कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा 2025 में फिर से नीतीश तय, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश जी के राज में नौकरी और रोजगार बट रहे, यही है नीतीश जी का एनडीए का शासन बिहार को समृद्धि की ओर ले जाए। और ये मैं मानता हूँ बेसिक कम्युनिटीज पहुंचाने में समय लगा, सड़क, बिजली, पानी हम गांव-गांव पहुंचाने का काम, लेकिन आगे का भविष्य बनाना है, आगे का बिहार बनाना है। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना चाहिए। बहुत बड़ा ऐतिहासिक, वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया, या जो अन्य काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके, एम्स से लेके, मखाना बोर्ड से लेके, बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है, आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। दरअसल एनडीए में सीएम फेस को लेकर अब भी तकरार है। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसे बीजेपी नेता कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन सीएम फेस नीतीश ही होंगे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं। हालांकि शनिवार को हुए एनडीए की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर एनडीए की ये बैठक हुई। सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई। सभी सांसद और विधायक अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम 24 अप्रैल को मधुबनी में होना है, उसके तैयारी की चर्चा की गई। अलग अलग लोगों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी दी गई। सभी माननीय विधायक जो हमारे कुल 69 विधानसभा के पंचायती राज के प्रतिनिधि और वहां की जनता प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने आएंगे। और प्रधानमंत्री जी मिथिला के लिए और बिहार के लिए कुछ सौगात भी लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी का यह लगातार दरभंगा, जमुई और जमुई के बाद भागलपुर किसान सम्मान सम्मेलन के बाद अब ये पंचायत दिवस के रूप में मधुबनी में ये कार्यक्रम हो रहा है।
पटना में बीजेपी दफ्तर में हुई एनडीए की बैठक में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए। इसके अलावा मिथिलांचल के 10 जिलों के सांसद, विधायक, विधान पार्षद मौजूद थे। बैठक में देरी से पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 18 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। और बात इंडिया गठबंधन की करेंगे, जिसने एनडीए की तरह अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। पहली औपचारिक बैठक अब 17 अप्रैल को होगी, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस पर चर्चा होने की उम्मीद जताई गई है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीएम फेस को लेकर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। महागठबंधन की इस बैठक में और किस किस मुद्दे पर मंथन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक भी किसी से पीछे नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की जमीन लगातार नाप रहे हैं। इस बीच पक्की खबर है कि 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की पहली औपचारिक बैठक होने जा रही है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक का फोकस भले ही सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर हो, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के मुद्दे पर भी गर्मागर्म बहस होने की पूरी संभावना है। कांग्रेस की ओर से हाल ही में प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने साफ किया कि पार्टी मुख्यमंत्री पद पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद करना चाहती है। ये बयान आरजेडी की उस घोषणा के ठीक उलट है, जिसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बताया गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। चुनाव के बाद सब सेटल हो जाएगा। हमारा गठबंधन है, हम बहुमत लेकर आएंगे। उसके बाद जिसको जिस पद पे आसीन होना होगा, उसमें कौन रोक सकता। लेकिन तेजस्वी जब जनता के बीच जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, महागठबंधन की सरकार। दल का अपना अपना एक रवैया होता है, लेकिन हमारा गठबंधन मजबूत है, हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और आज हमारा पहला उद्देश्य है कि जनता तक पहुंचे, उनका विश्वास प्राप्त करें। माना जा रहा है कि 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग के साथ साथ अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बनती है तो ये महागठबंधन की एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। हालांकि सभी दल फिलहाल संयम बरतते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वो भी सीएम फेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है, राहुल गांधी ने बिहार के बीते 3 महीने में 3 दौरे किए हैं। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकाली गई। उससे संदेश यही दिया गया है कि बिहार में इस बार कांग्रेस मजबूती से न सिर्फ लड़ेगी बल्कि जीत के लिए पूरा जोर लगाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस नेता भी सत्ता पक्ष पर अभी से हमलावर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये दोनों जो सरकारें हैं, ये वादों की सरकार क्यों होगी? कुछ तो करके दिखाई। बिहार के संदर्भ में आप सब लोगों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने उपहास उड़ाते हुए, मजाक उड़ाते हुए बिहार के बिहारियों का कि कितना पैसा दे दो, कितना दोगे, इतना दे बिहार हो, चलो 1.25 लाख करोड़ दे। बिहार में अब सबकी नजरें 17 अप्रैल को होने वाली बैठक पर है, जहां तय होगा कि महागठबंधन एकजुट होकर बिहार की सियासी जंग में उतरता है या अंदरूनी खींचतान उसके अभियान को कमजोर कर देती है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि गठबंधन की दिशा और दशा तय करने वाला बड़ा फैसला बन चुका है। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।